हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है या ठीक है? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो चलिए आज चलते हैं। अब हम ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आप 11th से पास आउट होके अब ट्वेल्थ क्लास में आए हैं। अब ट्वेल्थ क्लास की ये फर्स्ट क्लास है, फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। देखिए, ट्वेल्थ की फर्स्ट क्लास जो है, जो फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टोटल 10 यूनिट है। फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट्स जो है चैप्टर में बट रहे हैं। तो जैसे कि आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और इनके टोटल 4 चैप्टर है। जैसे कि यहाँ पे नोट किया गया है, 4 चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स और कैपेसिटेंस। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इट मीन स्टेप वाइज, वन बाय वन। तो चलिए अब चलते हैं, हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए जो ये इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो की मीनिंग होती है चार्ज। ये है चार्ज। और जो स्टैटिक्स है इनकी मीनिंग होती है एट रेस्ट। जब हम चार्ज की स्टडी करें वो भी रेस्ट में हो तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें चार्ज की स्टडी करते वो भी रेस्ट में होना चाहिए और इनके जो इफेक्ट्स होंगे उनकी स्टडी करें, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही दूसरा नाम है, इसी को आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसी का और एक नाम है, यह है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो ये है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड देयर वेरियस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करते हैं बच्चों अब फर्स्ट चैप्टर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अब हम चार्ज किसे कहते हैं, क्या होता है चार्ज? पहले हमें जानना होगा चार्ज, चार्ज के डेफिनेशंस। तो चार्ज के लिए डेफिनेशंस हैं बच्चों, जैसे आप अपने डेली लाइफ में कई एक ऐसे फिनोमिना का एक्सपेरिमेंट किया भी होगा या आपने देखा भी होगा। तो चलिए एक दो एग्जांपल से हम स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मार्कर है, और इस मार्कर को जैसे हम क्या करते हैं, हेयर से रब करते हैं। जैसे ही हम हेयर से रब करते हैं तो रब करते ही फिर क्या करते हैं, ये जो स्मॉल बीट ऑफ पेपर, यदि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं तो ये मार्कर क्या करेगी, उस पेज के जो स्मॉल बीट होंगे, स्मॉल बीट ऑफ पेपर, उसे अट्रैक्ट करती है। तो इट मीन्स इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो रही है। या आप जैसे क्या करते हैं, हैंड को आपस में रब करते हैं। जैसे ही रब करते हैं तो रब करते ही क्या होती है, हीट एक्सचेंज होती है। हीट एक्सचेंज होती है और चार्ज प्रोड्यूस होती है। तो देखते हैं हम चार्ज की बात। तो चार्ज के लिए इनको ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसका नाम है ए, और ये दूसरी बॉडी है जिनका नाम है बी। और ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल मीन्स मान लीजिए इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन और ये है 10 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, इट मीन्स बॉडी न्यूट्रल। जो बॉडी है ये न्यूट्रल है। फिर इस पे 20 इलेक्ट्रॉन और ये 20 प्रोटॉन, ये भी बॉडी आपस में न्यूट्रल है। यदि हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो जैसे ही रब करते हैं तो मान लीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, कहां से, बॉडी बी टू ए। तो पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अब ये है 2,
टोटल कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स प्रोटॉन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन एक प्लस तो 10 प्रोटॉन 10 प्लस प्लस 10 एंड इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज तो -12 इक्वल टू क्या -2। और इस बॉडी के ऊपर अब जो 20 इलेक्ट्रॉन है 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रही है बॉडी ए की तरफ। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये है 18 तो इट मीन्स 20 - 18 इक्वल टू +2। तो अब देखिए इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी तो मैंने चार्ज पूछा था, ये टाइप तो नहीं पूछ रहा हूं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पहले चार्ज कहते किससे हैं, तो देखिए जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है, जब इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन है तो ये बॉडी न्यूट्रल है। लेकिन जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर अनइक्वल हो, इट मींस इक्वल ना हो, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। तो चार्ज के लिए आप क्या कह सकते हैं, इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी विच इज प्रोड्यूस ओवर द सरफेस ड्यू टू एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, किसके रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, तो उस बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगी, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो चार्ज प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से, तो एक लाइन में आप कह सकते हैं ड्यू टू एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये चार्ज की डेफिनेशन हो जाती है। चलिए इनकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं चार्ज की। जो चार्ज है मान लीजिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अनलाइक चार्ज, जो अनलाइक चार्ज होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों लाइक चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज के लिए इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच इज प्रोड्यूस ओवर द सरफेस एंड कैन बी अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर बॉडी इज आल्सो नोन एज चार्ज। जो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे तो उसे हम चार्ज कहते हैं। अट्रैक्ट कब करेगी, जब अनलाइक चार्ज हो, और रिपेल कब करेगी, जब लाइक चार्ज हो। तो दूसरी डेफिनेशन ये भी रहेगी, जो अट्रैक्ट और रिपेल करे उसे हम चार्ज कहते हैं। याद रखना बच्चों। तो ये है लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये होती है चार्ज। इसमें एक और बात बताना चाहूंगा आपको, जो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। तो अभी बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऊपर मैंने लिख रखा है प्लस प्लस माइनस माइनस रिपेल। शायद आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा पहले कि लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, बट मैंने यहाँ पे लिख रखा है लाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये भी पॉसिबल है बच्चों, ये भी पॉसिबल्स है कि दो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है, लेकिन इसमें कंडीशंस होगी कब ये अट्रैक्ट करेगी। यदि एक चार्ज क्या हो, लार्ज हो, और दूसरी हो वेरी स्मॉल, तो इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। हम यूं कह सकते हैं कि टू लाइक चार्जेस मे बी अट्रैक्ट टू ईच अदर, इट मीन्स वन इज लार्जर एंड अनदर इज स्मॉलर। तो ये पॉसिबल है कि ये अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती है। तो ये बात है चार्ज की। अब चार्ज के लिए एक और डेफिनेशन देखिए, जिसमें कि फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चार्ज के लिए मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर ये है ए और ये है बी, ए टू बी। इसमें करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ए टू बी फ्लो हो रही है। तो ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में
जो टाइम स्पेंड हो रही है मान लीजिए वो है टी। तो इस तरह से अब जो करंट और जो ये टाइम है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी चार्ज के इक्वल होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं द टोटल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल एंड टाइम इज इक्वल टू चार्ज। ये भी चार्ज के इक्वल होगा। तो चार्ज के लिए आप ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इनटू में टाइम, ये है। तो जो चार्ज को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से नहीं, चार्ज को हम करते हैं क्यू से। अब क्यू से ही क्यू शो करते हैं, चार्ज है तो ऑब्वियसली इनको सी से करना था ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि फोर्स है, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर है पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से चार्ज को सी से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि चार्ज जो होती है ना बच्चों, वो हमेशा और हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। जो क्वांटिटी होती है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमेशा और हमेशा क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होती है, इसीलिए चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ करंट। तो क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो ये है चार्ज की डेफिनेशन। अब देखिए चार्ज के हम यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या हो सकती है? यूनिट आपने पढ़ा होगा दो टाइप से यूनिट, एक एसआई एक सीजीएस। वैसे और भी होते हैं एफपीएस, एमकेएस, बट मेन जो आपको यूज करना है एक एसआई सिस्टम और एक सीजीएस। तो जो चार्ज है, चार्ज के लिए अभी भी बताया था मैंने, Q इक्वल टू आई टी। तो आई टी जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? एम्पियर, ये एम्पियर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड। तो चार्ज की यूनिट जो हो जाएगी एम्पियर सेकेंड हो जाएगी। ये यूनिट जो है ये है एस आई यूनिट। और यही जो एम्पियर सेकेंड है, ऐसे लिख सकते हैं आप ए एस, एम्पियर सेकेंड है। तो 1 एम्पियर सेकेंड इक्वल टू 1 कूलम। जो 1 एम्पियर सेकेंड है वो 1 कूलम के इक्वल होता है। तो ये है एस आई यूनिट चार्ज की। अब बात आती है सीजीएस यूनिट। जो सीजीएस यूनिट होती है वो चार्ज की क्या होती है बच्चों? जो चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, या आप इसी को लिख सकते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट। या इनको आप फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको इंट्रोड्यूस किया था टाइप्स ऑफ चार्ज को, इसीलिए जो चार्ज की सीजीएस यूनिट है वो फ्रैंकलिन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फ्रैंकलिन एफ। तो ये हो गया जो चार्ज है, चार्ज की सीजीएस यूनिट, स्टेट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन। एक अनदर यूनिट भी होती है, अनदर यूनिट। अनदर यूनिट क्या होती है? EMU, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर यूनिट। तो 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम, 10 कूलम। अब देखिए ये SI में कूलम और सीजीएस में क्या है? ये स्टेट कूलम। तो एक कूलम में कितने स्टेट कूलम? ये भी तो है यूनिट की। यदि आपको कन्वर्ट करना पड़े, न्यूमेरिकल पोर्शन में स्टेट कूलम में दिया गया है, उसको कूलम में चेंज करना कैसे कीजिएगा? तो इनके लिए तो रिलेशन होना चाहिए ना। तो 1 कूलम इक्वल टू 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। ये होता है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए इनको जो ना कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे जो ना 1 कूलम में 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम कैसे है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने पढ़ा होगा
कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये स्टेट कूलम में पूछा जाए फिर, तो चलिए एक बार देखते हैं। देखिए इनके लिए जो ना पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स देखते हैं और सबके ऊपर चार्ज। देखिए चार्ज के लिए आपको पहले ये जानना होगा, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, लेकिन इस चार्ज के लिए हमें अभी इसे यूज करना होगा। क्या क्या है बच्चों? एट फर्स्ट पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इनके बाद जो सेकंड है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये थर्ड है ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये -1, ये +1 और ये 0 न्यूट्रल। चलिए एक्यूरेट चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होते हैं? जो चार्ज है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है। और जो प्रोटॉन के ऊपर है वो +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल, सो 0। तो ये न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है? मास के लिए चलिए आपको मास भी बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास जो ये है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन के ऊपर है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए जो ये प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन का मास दोनों का सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आप सोच रहे हैं दोनों तो इक्वल ही है, नहीं, आपको जो एक्यूरेट याद रखना है वो ये है 1.67262 और ये है 493। ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसलिए आप कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों एक दूसरे के लगभग इक्वल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होते हैं ये नेग्लिजिबल होता है विद रेस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। कितना? चलिए ये भी बता देता हूं आपको। मास ऑफ प्रोटॉन, इनको आप डिवाइड करते हैं 1837, तो ये हो जाता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन के लिए 1840 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की स्टडी गोल्डस्टीन। वैसे एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने सबसे पहले देखा था, इसीलिए इसमें आप रदरफोर्ड भी मेंशन कर सकते हैं, रदरफोर्ड। और ये है जेम्स चैडविक। तो ये है। अभी हम ये फिजिक्स में यूज करेंगे, ये चार्ज मास इनसे रिलेटेड, इसीलिए ये जो ना मैंने टेबल बना दिया आपको। तो देखिए आप इसे इस ट्रिक के साथ भी याद रख सकते हैं। इनको याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे ईंट पर नाच या ईंट पग नाच। ई से क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन, पै से थॉमसन, पै से प्रोटॉन, रै से रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड की जगह गोल्डस्टीन है तो प्रोटॉन और गोल्डस्टीन, और नै से न्यूट्रॉन, जैसे चैडविक।
तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है और हर एक फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज मास मेंशन किया, ये याद रखना आपको, और यही अभी हम यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट। हाँ, तो अभी अभी आपने देखा था फंडामेंटल पार्ट। देखो जैसे ही ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो भी बेसिक पॉइंट्स आते हैं वो मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बार बार नहीं बताऊंगा। अभी जो बेसिक पॉइंट्स है वो भी मैं साथ के साथ रफली बताता जाऊंगा। तो अभी अभी मैंने जैसे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज, मास बताया था। तो अब देखिए इसी से रिलेशन अभी मैप करना है। अब ये अपना जो टॉपिक बनेगा वो है रिलेशन बिटवीन कूलम्ब एंड स्टेट कूलम्ब। कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब में क्या रिलेशन है? जैसे ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस है। अभी अभी मैंने आपको बताया ही था 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम्ब। तो देखते हैं एक बार। देखिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये है, ये तो आप कूलम्ब में जानते हैं। सीजीएस में क्या, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलम्ब। ये है स्टेट कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज होता है और कूलम्ब में ये। मान लीजिए इनको इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दिस इक्वल टू दिस, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलम्ब। ये मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड, तो 1 कूलम्ब इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्टेट कूलम्ब। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, 16 3 जब 48 और ये -10 और ये 9, -9 है ऊपर ले चलते +9, तो 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम्ब। तो बच्चों ये है रिलेशन, 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम्ब। तो देखो बच्चों ये चार्ज की जो यूनिट है एसआई और सीजीएस, दोनों में रिलेशंस बताया। अब देखिए चार्ज का टाइप्स ऑफ चार्ज में ये 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड टाइप इज नेगेटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं? जैसे ये बॉडी है, अब इस बॉडी में मान लीजिए 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, बॉडी न्यूट्रल है, अभी अभी मैंने बताया भी था आपको। और ये जो दूसरी बॉडी है इसमें 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूट्रल है। और रब करते ही इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, तो 10 - 12 इक्वल टू -2। और जो ये बॉडी है ये ए और ये बी, ये नेगेटिव चार्ज। और ये बॉडी बी जो है, बी में 20 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो 18, 20 - 18 इक्वल टू +2। और इस बॉडी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तब ये जो चार्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का, सो सिंपल, वेरी सिंपल है, आपको ऐसे याद रखना होगा।
ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और प्रोटॉन कम हो उसे नेगेटिव चार्ज कहेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन कम हो प्रोटॉन ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज। ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉडी विच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन with respect to number of electron is called positive charge, and a body which carrying greater number of electrons with respect to number of proton is called negative charge। तो ये है टाइप्स ऑफ चार्ज की बात। हाँ तो बच्चों ये चार्ज का टाइप था, टाइप आपको पता लग गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए चार्ज के लिए, जो चार्ज है ना, दो चार्ज है, उन दोनों चार्ज के बीच में अभी मैंने बताया था कि फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो मे भी अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के लिए अट्रैक्टिव कब होगी, जब अनलाइक होगी, और रिपल्सिव कब होगी, जब लाइक होगी। इसी से रिलेटेड एक और फोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में कि जब दो मासिव बॉडी हो और उनको मिनिमम डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, तो मिनिमम डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो उनके बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी और उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या है, बॉडी का मासिव होना जरूरी है, और जो मासिव बॉडी होगी वो चार्ज भी कैरी कर सकती है, नहीं भी कैरी कर सकती है। तो इसमें एक बात याद आपको रखना है कि जितने भी मासिव बॉडी है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी, लेकिन जो फोर्स होगी एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स, वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होगी, क्योंकि ऐसी कोई बॉडी ही नहीं है जो कि मासलेस हो। यदि बॉडी चार्ज कैरी कर दिया है तो उस बॉडी में मास भी होगी, और मास होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। तो कहने का क्या मतलब बच्चों, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स है, उनके ऊपर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स प्रोड्यूस होगी, तो वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो चलिए यहां से चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इनके बीच में जो फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। पॉइंट ए पे एक इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट बी पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me और ये भी me, और इनको जो सेपरेट करते हैं वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r इक्वल टू मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। अब दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेट करने पर इनके बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होगी। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं। If the two massive body are separated by minimum distance of separations, it means placed at A and B point, which is separated by r distance, then force is produced between them, is called gravitational force। यदि दो मासिव बॉडी को मिनिमम डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो उनके बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और प्रोपोर्शनल का साइन जो हटाते हैं बच्चों, इसमें हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं, और ये जो कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी एम ई अपॉन में आर की स्केल। तो अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही, साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, अब इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये वैल्यू देखिए क्या क्या है, पता होगा सभी बच्चों को,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या है, जो जी है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों कहा गया बच्चों? यूनिवर्सल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब इनकी वैल्यू हमेशा और हमेशा फिक्स होगी, कहीं चेंज नहीं होगी। मतलब क्या है कि ये जो जी है इसकी वैल्यू हर एक प्लेस पे, हर एक पॉइंट पे सेम ही होती है, कोई चेंजिंग नहीं आती है, इसलिए यहां पे लगाया गया यूनिवर्सल। इनकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी के स्क्वायर ये है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी बताया था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, वो है 1 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर जो ये क्या है सीजीएस है, तो इनको एसआई में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि देखिए ये भी एसआई है, ये भी एसआई है, तो ऑब्वियसली इसे भी एसआई करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। इट मीन्स 1/100 मीटर। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। तो F इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन 10⁻⁻2 आर है की स्केल। चलिए पहले पावर वाले को इक्वेट करते हैं। 31 62 11 63 10 73। इट में 6.67 इंटू 10 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻ क्या -73 अपॉन 10⁻⁻4। इनको कैंसल आउट किए, ये 69। इन सबको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा F इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो भी सकता है। कब हो सकता है? जब उसके ऊपर चार्ज हो, और नहीं भी हो सकता है यदि बॉडी न्यूट्रल हो, तो कहां से होगा। लेकिन जब दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, अवश्य होगी, क्योंकि यदि बॉडी चार्ज कैरी कर रहा है तो उसमें मास भी होगी। यूनिवर्स में एक भी बॉडी ऐसी नहीं है जो कि मासलेस है, और मास है तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बच्चों ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। हाँ तो देखिए अभी आपने देखा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। अब ये मास और चार्ज की बात चल रही बार बार, तो चलिए एक बार पहले मास और चार्ज को ही डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। तो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। ये मान लीजिए ये है चार्ज और ये है मास। अब चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। जो चार्ज का टॉपिक है, ये अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, में चार्ज की पढ़ेंगे, बट मास भी कई एक जगह जरूरत है, तो इसलिए मास भी लिखा है। अब देखिए चार्ज कहते किससे है, अभी बताया था डेफिनेशन में क्या था कि चार्ज तब प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी के ऊपर जब या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो। इट मींस चार्ज प्रोड्यूस ओवर द सरफेस ड्यू टू एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन
या इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, तो ये चार्ज हो जाएगी। मास, मास क्या है? जो क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता हो, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है उसे हम मास कहते हैं। ये तो चार्ज और मास है। देखिए चार्ज जो तक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों कंडीशन है चार्ज में। पॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन हो। नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो। और जीरो कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन हो। बट जो मास है बच्चों, ये ना तो नेगेटिव हो सकता ना ही जीरो। मास नेवर भी नेगेटिव और जीरो। मास ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी। मास जो है ये केवल और केवल क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मास हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब देखिए जो चार्ज है, चार्ज में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। दोनों नेचर को शो करता है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बताया था अट्रैक्ट कब होगा? अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट और लाइक होगा तो रिपल्सिव। बट मास जो है हमेशा और हमेशा अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है। ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत ही वीक है। इनके बाद जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू वेलोसिटी पे कभी डिपेंड ही नहीं करता बच्चों। मान लीजिए, सपोज कीजिए, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट में है तो -1, और मोशन में है तो क्या? तो भी -1 चार्ज। ऐसा नहीं इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा सेम रहेगी। तो इसीलिए हम यूं कह सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड नहीं करता। रही बात मास की, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। देखिए इनको ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी की वजह से किसी भी बॉडी की मास इंक्रीज कर जाती है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए ये बॉडी 200 ग्राम की है और रेस्ट में है 200 ग्राम, और मोशन में आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये 400 ग्राम की होगी। बस चेंजिंग ये होती है कि इनकी इफेक्ट जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। इनको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पत्थर है वो 100 ग्राम की है, और यदि वो सिर के ऊपर रख दिया जाए आराम से रेस्ट में, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन उसी पत्थर को यदि वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करवाया जाए तो इस पे ज्यादा इफेक्ट डालेगी। तो कहने का क्या मतलब बच्चों, वेलोसिटी की वजह से मास का जो इफेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम यूं कह सकते हैं कि जो मास है डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डिपेंड ऑन वेलोसिटी। और इनको हम फाइंड आउट करते, एक फॉर्मूला है, कैसे? m इक्वल टू m नोट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट। ये फॉर्मूला अप्लाई करना आपको। m क्या है? मास ऑफ मूविंग बॉडी। m नोट क्या है? रेस्ट मास ऑफ बॉडी, जब बॉडी रेस्ट में तो उसका मास। और v क्या है? v जो है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इनसे आप मास की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी से कैसे चेंज होती है। तो डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अब देखिए जो दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स। तो दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0r², ये होता है। ये भी नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाऊंगा। इसी को आप कूलाम्ब फोर्स भी कहते हैं। मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट जो दो मासिव बॉडी के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन में r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासिव बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और दो चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर अभी भी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में है और ये जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उसमें मास जरूर होगी, और जो मास है उसके ऊपर चार्ज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो हम यूं कह सकते हैं चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो चार्ज है ये एग्जिस्ट नहीं होगी जब मास ना हो। बॉडी है तो इसकी बॉडी में मास होगी, बट ये क्या करेगी? मास एग्जिस्ट करेगी विदाउट चार्ज। मतलब क्या है कि बॉडी के मास है तो उस पर चार्ज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये है। फिर इनके बाद एक दो और देख लीजिए। जो चार्ज है, चार्ज को यदि हम मेजर करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है अभी भी मैंने बताया था एम्पियर सेकेंड। इट मीन्स कूलाम्ब। चार्ज को हम कूलाम्ब में मेजर करते हैं। जो ये एम्पियर सेकेंड ये डिराइव्ड यूनिट है, जो आपने पढ़ा होगा 7 फंडामेंटल यूनिट 11th क्लास में। उस 7 फंडामेंटल यूनिट में चार्ज नहीं है, तो इसे क्या किया गया? चार्ज की यूनिट एम्पियर सेकेंड को कूलाम्ब के इक्वल। इट मीन्स ये जो चार्ज है इसकी यूनिट जो है ये डिराइव्ड यूनिट है। और जो मास है उस 7 फंडामेंटल में मास है, तो ये है फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट है। इनको आपने एम्पियर सेकेंड में, उनको तो केजी में मापते हैं। फिर जो चार्ज और मास में एक सिमिलरिटी देखिए। जो सिमिलरिटीज है ये जो है चार्ज के बीच में जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे ओबे करती है? 1/r²। 1/r²। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं r-2। तो यह इनवर्स स्केयर। तो हम यूं कह सकते हैं ये जो है इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है। ओबे द इनवर्स स्केयर लॉ। और जो ये मासिव के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें भी r की स्केयर है अपॉन में, तो ये भी r-2। तो ये भी ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। तो ये चार्ज और मास में डिफरेंस है बच्चों। चार्ज और मास में डिफरेंस है। चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए चार्ज और मास की बात चल रही थी, तो चार्ज की डेफिनेशंस के लिए आपको फर्स्ट में ये बताया गया था कि जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन हो तो बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन। और जो मास है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे मास कहते हैं। चार्ज में भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और जीरो भी। पॉजिटिव कब? जब इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन हो। और नेगेटिव कब? जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन हो। जीरो जब दोनों इक्वल हो जाए। बट मास हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। ये नेगेटिव जीरो नहीं हो सकती है। नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। ये फिर जो चार्ज है, दो चार्ज आपस में अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। अट्रैक्ट कब करेगी? जब लाइक चार्ज हो।
सॉरी अनलाइक चार्ज हो अट्रैक्ट करेगी और लाइक चार्ज होगी तो रिपेल करेगी, बट मासिव बॉडी हमेशा वीकली अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन जो है इट मींस चार्ज जो है इसकी वेलोसिटी पे वैल्यू डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, बट मास डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। तो मास की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, ये बताया था m इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m मास ऑफ मूविंग बॉडी, m नोट रेस्ट मास ऑफ बॉडी, v वेलोसिटी ऑफ बॉडी और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। फिर दो चार्ज के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और जो दो मासी बॉडी के बीच में फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बताया था इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से, कि किसी भी बॉडी में यदि मास है तो उसमें चार्ज हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उसमें मास जरूर होगी। फाइनली मासलेस बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। फिर ये मास जो है विदाउट चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये डिराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट है, ये इनवर्स के लॉ को ओबे करता है, ये इनवर्स के लॉ। तो बच्चों ये बेसिक टर्म्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये बेसिक टर्म्स हैं जो अभी भी आपको बताया गया था, ये सारे बेसिक टर्म्स हैं, इसी से हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये आपको ठीक से समझ में भी आया होगा। यदि फिर भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।